हेलो गाइज। मैं नरेश कुमार गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी जो क्लास है आज की बीएड पार्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, जिसमें अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। मेरा टीचिंग का सब्जेक्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, है ना। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में अपने आप में आप, है ना, शिक्षा को सही ढंग से प्रचारित कर पाओगे, सही ढंग से, है ना, इसका ज्ञान का विकास कर पाओगे। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पेपर को अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तो आप अपने आप में अधूरे महसूस करोगे। क्योंकि जितना भी अपन, है ना, आगे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ना प्रदर्शित कर पाओगे। तो ये पेपर आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो इस पेपर को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने सिलेबस का पूरा एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि अपने सिलेबस का, है ना, सिलेबस में क्या कंटेंट्स है, प्रैक्टिकल में क्या आएगा, सेशनल परीक्षा में क्या होता है। तो ये पूरी डिटेल अपन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अपना जो सिलेबस का पूरा ओवरव्यू है, अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चलेंगे। तो अपनी जो स्कीम है वो 2 ईयर की स्कीम है, जिसमें पार्ट सेकंड में ये पेपर मतलब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी आपका पार्ट सेकंड ईयर में है। अब इस सिलेबस को अपन देखें क्या है क्या नहीं है ना। तो ये जो पेपर का जो नाम है, पेपर का जो कोड है ईपीसी है। तो ई का मतलब तो यहाँ पे जो हो गया ना इनहेंस्ड, और पी का मतलब हो गया प्रोफेशनल, और सी का मतलब हो गया कैपेबिलिटीज। तो ईपीसी, है ना, ईपीसी थर्ड है। इससे पहले आपका हो सकता है ईपीसी 1 2 और भी पेपर हो। तो ये आपका एक स्पेशल पेपर है। एक, है ना, प्रोफेशनल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो टीचिंग का जो नॉलेज है उसको बेहतर ढंग से कैसे प्रदर्शित कर पाओगे, है ना, कैसे शिक्षा का प्रचार कर पाओगे, कैसे सीख पाओगे। तो तकनीकी, है ना, ये आईसीटी को इंक्लूड किया गया है, मतलब अपन को सीखने के लिए। तो ईपीसी का मतलब हो गया इनहेंस्ड, है ना। यहाँ पे जो ईपीसी का मतलब हो गया ना, ई का तो मतलब हो गया इनहेंस्ड, इनहेंस्ड, है ना। और पी का मतलब हो गया प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, और सी का मतलब हो गया कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, इनहेंस्ड प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, कि अपने प्रोफेशनल को अपन, है ना, कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। इनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, एक तरह से इम्प्रूव करना। तो अपन, आपकी जो बीएड है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो आप इस बीएड में प्रोफेशनल डिग्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस प्रोफेशनल डिग्री को इम्प्रूव करना हो तो एक अपन को, है ना, ये टॉपिक ऐड कर दिया आईसीटी। आईसीटी का पूरा मतलब हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सूचना संप्रेषण तकनीक, सूचना संप्रेषण तकनीक, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की आलोचनात्मक समझ, अगर इस पेपर को देखें तो ईपीसी थर्ड, तो इसका कोड हो गया ईपीसी मीन्स हो गया इनहेंस्ड प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, है ना। और पेपर का जो नाम हो गया, टाइटल ऑफ द पेपर, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का अगर हिंदी में देखें तो आलोचनात्मक, आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या आलोचनात्मक समझ ऑफ आईसीटी। आईसीटी को देखें तो आई का मतलब तो हो गया इंफॉर्मेशन, सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। तो अपन इंफॉर्मेशंस को कैसे कम्युनिकेट करें टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी में आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम्स आ जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू, है ना, अपन इंफॉर्मेशंस को कैसे कम्युनिकेट करें। तो पूरी इंफॉर्मेशंस को अपन, है ना, संचार करेंगे, संप्रेषण करेंगे। तो अपन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे, है ना, अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, ना, कैसे ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो आईसीटी का आपका एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा कि आप देखते हो ना, ऐसा कोई सा भी एरिया, है ना, ऐसे वंचित नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता हो। अपन डिफेंस में चले, है ना, अगर रिसर्च में चले, मेडिकल लाइन में चले, है ना, ऐसे अपन एजुकेशन सिस्टम में चले, है ना, बैंकिंग सेक्टर में चले, तो सभी एरियाज में आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ऐसे अपने एजुकेशंस को भी, है ना, प्रभावी अगर अपन बनाना चाहें, इफेक्टिव बनाना चाहें, है ना, एक गुणवत्ता बेटर में, है ना, दिखाना चाहें, तो आईसीटी का यूज लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अपन लिए।
तो ये पेपर का कोड तो आपका EPC 3 हो गया। पेपर का नाम हो गया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, है ना। अब ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ये माइंड में ध्यान रख लेना। 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इवाल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसे होगा, एक्सटर्नल जो परीक्षा होगी, है ना, ये तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। तो ये तो आपका यूनिवर्सिटी की अलग से परीक्षा होगी, एक्सटर्नल परीक्षा होगी। ये सेपरेट डेट अपन को डिक्लेयर कर देता है। तो ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 50 मार्क्स का पेपर होगा थ्योरेटिकल, इसको आप थ्योरेटिकल मान के चल लो। और एक आपका ना प्रैक्टिकल पेपर होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर, टोटल मार्क्स आपका 100 हो गया। अब अपन यहाँ पे देखें कि पासिंग मार्क्स क्या चाहिए अपन को। तो पासिंग मार्क्स अपन को चाहिए होगा 30% और एग्रीगेट चाहिए होगा 36%। अब अपन यहाँ प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में है ना क्या करना होता है अपन को। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि 20 मार्क्स का आपका सबमिशन ऑफ होगा, एक रिपोर्ट का सबमिशन करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको बनानी जरूरी है। ये रिपोर्ट आपकी 20 मार्क्स की होगी, है ना। इसमें रिपोर्ट के साथ साथ हो सकता है कि अपन रिपोर्ट प्लस एक सेशनल परीक्षा रख दें। तो सेशनल परीक्षा रिपोर्ट का 20 मार्क्स का आपका यहाँ पे वेटेज होगा 50 में से, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सेपरेट होगा, यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर अपॉइंट होता है और ये सेपरेट है ना, इसकी डेट फिक्स होती है। 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है जिसमें कुछ आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, है ना, या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी है ना स्लाइड बनाने के लिए, या कोई ये ड्राफ्टिंग टाइप का है ना, कोई भी कंपोज करने के लिए मैटर हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकल वर्क्स 30 नंबर का है। सेशनल या आपकी जो इंटरनल एक रिपोर्ट बनेगी, कॉलेज की एक फाइल बनेगी, प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, वो आपकी 20 मार्क्स की है। तो ये 20 और ये 30, ये 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया, और टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। तो दोनों की मार्किंग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है ना, या एग्जाम में उसमें परसेंटेज में आपके है ना डिवीजन में काउंट होती है। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ना, अच्छी मार्किंग करनी है इस पेपर में। तो आगे देखें कि इवैल्यूएशन क्या कैसे होता है इसका। पेपर का टाइटल समझ में आ गया, कोड समझ में आ गया, EPC की मीनिंग समझ में आ गई। EPC का मतलब हो गया इनहेंस्ड प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, और पेपर का टाइटल क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT का मतलब समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब प्रैक्टिकल का वाइवा परीक्षा होता है तो ये ICT की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कई बच्चों को तो है ना ये पेपर का नाम ही याद नहीं रहता कि अपने कौन सा पेपर है। तो ये आपका पेपर का कोड और पेपर का टाइटल और इसकी मार्किंग की स्कीम यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसका इवोल्यूशन प्रोसेस देखें तो इवोल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का तो थ्योरी पेपर होगा। तो थ्योरी पेपर अलग होगा और आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो थ्योरी पेपर में जो यहाँ पे बता रखा है ना कि ये होंगे आप थ्योरी पेपर विल कैरी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, दोनों का मिक्सअप हो सकता है। फिलहाल तो ये है ना MCQ आता है। ये थ्योरी पेपर होगा वो MCQ ही आएगा, या डिस्क्रिप्टिव वैसे आएगा नहीं, या सिलेबस में मेंशन है। बाकी यहाँ पे MCQ आएगा। एंड 50 मार्क्स फॉर कंप्यूटर प्रैक्टिकल है ना, आउट ऑफ 20 मार्क्स इन सबमिशन, है ना। तो यह 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 20 मार्क्स का आपका सबमिशन, एक रिपोर्ट बना के आपको सबमिट करनी पड़ेगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका है ना एक तरह से इसका इवोल्यूशन हो गया है ना पेपर B.Ed पार्ट सेकेंड एग्जाम का। फिर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा थ्योरी का वो 50 मार्क्स का होगा, विल बी ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। ईच क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स का होगा। तो आप ऐसे सोच लो कि आपको है ना MCQ को फोकस करना है पूरा। M का मतलब हो गया मल्टीपल, C का मतलब हो गया है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्प होंगे जिसमें से आपको एक विकल्प का सिलेक्शन करना है। तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, M का मतलब तो हो गया मल्टीपल, है ना। C का मतलब हो गया CHOIC चॉइस क्वेश्चंस, QUESTION ना। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा, तो 50 इंटू 1, तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस में मान लो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाए, कुछ हो सकता है 1 मार्क्स का आ जाए। तो फिलहाल तो है ना लास्ट ईयर के अगर अपन 2-3 साल का वो देखें पेपर का, तो उसमें 50 क्वेश्चंस और OMR सीट के बेस पे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ओएमआर शीट में आपको आंसर देना होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर का हो गया। फिर अपन देखें पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो पासिंग क्राइटेरिया है आपको है ना एग्रीगेट की थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 36% हो जाना चाहिए आउट ऑफ जितने में से। अगर 100 का पेपर है तो 100 में से 36% मार्क्स पासिंग है। अगर ये नहीं आ पाएंगे तो आप फेल की कैटेगरी में चले जाओगे। तो अपन का बीएड में जो है ये पासिंग का जो क्राइटेरिया है कि 30%, 30% तो अपन थ्योरी में ला सकते हैं, है ना, इन ईच थ्योरी पेपर। कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप 30 नंबर भी ले आते हो तो पास की कैटेगरी में आ जाओगे। और सेशनल परीक्षा में आपको 24 नंबर तो 80 में से 24 लेके आने हैं। जो भी आपकी जो परीक्षाएं होती है 24 तो पासिंग मार्क्स हो गया। और आपका जो 20 नंबर का जो ये सेशनल परीक्षा होती है उसमें से आप है ना 6 नंबर लाओगे। तो अपन को है ना ये तो कम से कम लाना ही होगा ये तो, कि सेशनल जो परीक्षा होगी 20 में से 6 नंबर आना जरूरी है। थ्योरी पेपर होगा 80 मार्क्स का होता है तो 24 आना जरूरी है। और 30% नंबर अपन को थ्योरी में आ जाए और एग्रीगेट 36% हो जाए, है ना। अगर मान लो कि आप 30 नंबर ले आते हो और एग्रीगेट नहीं हो रहा 36, तो फिर सोच लो आप फिर फेल की कैटेगरी में आ गए। सेशनल में मान लो 7 नंबर आ गए और यहाँ पे थ्योरी में 80 में से 25 आ गए, फिर भी आपका वो पेपर है ना बेक रह जाएगा क्योंकि एग्रीगेट नहीं बना। तो एग्रीगेट नहीं बना तो फिर आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे। तो एग्रीगेट है ना ऑल थ्योरी पेपर में बन जाना चाहिए। 36% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल थ्योरी पेपर। तो मतलब मिनिमम तो 30% तो चाहिए। और पूरे सब्जेक्ट का जब टोटल करोगे आउट ऑफ जो भी होगा उसका पूरा 36% आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। ये ध्यान देने का पॉइंट हो गया आपका। और ये फिर डिवीजन भी कैलकुलेट करते हैं तो 60% पे आप सब जानते हो फर्स्ट डिवीजन होता है ना। अब 48% से 60 के बीच आता है तो सेकंड डिवीजन है, 36% आते हैं अपने मार्क्स। तो पास की कैटेगरी में 36 से बिलो चले जाते हैं, एग्रीगेट नहीं बनता, फिर वो आपका इम्प्रूवमेंट या बेक पेपर रह जाएगा। तो अपन अब सिलेबस देखें कि अपना जो सिलेबस है क्या है, क्योंकि अपन को है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो इस सिलेबस को बेस लेके बनाए हुए हैं। प्रैक्टिकल का भी पूरा पोर्शन इसी में से आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके इसी में से आएंगे। तो 50 मार्क्स का पेपर होना है। पेपर का नाम आप समझ ही गए होंगे, ईपीसी थर्ड तो अपना इसका कोड है। ई का मतलब हो गया इनहेंस्ड, पी का मतलब प्रोफेशनल, सी का मतलब कैपेबिलिटीज। तो ये तीसरा पेपर है ईपीसी थर्ड, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक स्टूडेंट है और टीचर्स है तो कंप्यूटर को बेटर वे में है ना कैसे यूज कर पाए, है ना, उसके फंक्शनिंग कि टीचर्स को पूरा अगर आपको चाहिए बहुत सपोर्ट चाहिए ना एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें तो फिर कंप्यूटर का तो यूज में लेना ही पड़ेगा उसको। स्टूडेंट अपन है ना कंप्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी को बेहतर वे में समझ पाएंगे। तो इस पेपर का मेन उद्देश्य यही हो गया कि आप, और इसका सेकंड पॉइंट देखो, टू नो द अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनिंग। कि अपन को इतना जानकारी हो जानी चाहिए कि कंप्यूटर के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है और उनके क्या क्या फंक्शंस है, ये नॉलेज हो जाना चाहिए इस पेपर को पढ़ने के बाद। अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाना चाहिए आपको। इस पेपर का जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी समझ हो जानी चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन को कैसे चलाएगा, यूजर और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को कैसे मैनेज करेगा, आप कैसे कंप्यूटर से जुड़ पाओगे। तो ये पूरी एक्टिविटीज इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। टू डेवलप स्किल, है ना, इन द यूज ऑफ इंटरनेट, पूरी इंटरनेट की स्किल्स को पूरा यूज करना आ जाना चाहिए कि इंटरनेट अपन कैसे यूज करें, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा काम होता है अपन को। कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज को भी अगर इम्प्रूवमेंट करोगे तो नेट के थ्रू पूरा आप है ना वर्ल्ड वाइड वेब में जाके पूरी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। तो इंटरनेट का पूरा यहाँ पे है ना डेवलप हो जाना चाहिए आपको पूरा नॉलेज। फिर टू एप्रिसिएट द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, कि एजुकेशन के साथ में अपन इंफॉर्मेशंस का कैसे इंटीग्रेशंस करें और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेशंस करें। तो ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मतलब एक तरह से। टू मेक यूज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि अपन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
कि ये कैसे अपन है ना मॉडर्न इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी को कैसे है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर को अपन है ना प्रॉपर वे में है ना कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके है ना कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका मेन इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपको एक कंप्यूटर की पूरी समझ आ जानी चाहिए कि ये आप टीचिंग को कैसे बेटर वे में है ना प्रेजेंट कर पाओगे। तो टीचिंग को अगर आप बेस्ट वे में बताना चाहो किसी भी स्टूडेंट को, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पूरा इंफॉर्मेशन को इनको कम्युनिकेट कर सकते हो। कि आपको अपना अपने आप में नॉलेज को भी गेन करना हो, तो इंटरनेट का पूरा आप यूज करके और इंफॉर्मेशन को अपन प्राप्त कर सकते हैं। अपन को भी प्रेजेंटेशन करना चाहें तो ऑडियो वीडियो ये अपने टीचिंग्स में सब कुछ से इंक्लूड कर सकते हैं अपन। कंप्यूटर से पहले इससे पहले आपका पहले टेलीविजन सिस्टम था, ऑडियो वीडियो ऐसे बहुत सारे सिस्टम थे जो अपन को टेक्नोलॉजी को अपन एजुकेशन के साथ में जोड़ सकते हैं। तो इस पेपर का मेन ऑब्जेक्ट यही रहेगा। फिर अपन देखें कि इसका यूनिट वाइज सिलेबस देखें तो ये जो आपका पेपर है ये 3 यूनिट में डिवाइडेशन है इसका। तो पहली यूनिट आपकी ये हो गई कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है ना, सूचना ये हो गया संप्रेषण तकनीक का एजुकेशन में है ना क्या है, तो कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड है। तो इसमें बेसिक अपन को ये फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरे ये है ना टॉपिक्स दे रखे हैं। तो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस को लेके है पूरी। अब सेकंड यूनिट जो है वो आपकी है ना टेक्नोलॉजी को लेके हुए है। अब टेक्नोलॉजी में अपन को पढ़ना है कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर में है ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपकी सेकंड यूनिट पूरी कवर करके आएगी। तो सेकंड यूनिट में आपका पूरा ये कंप्यूटर सिस्टम्स का पार्ट है। फर्स्ट यूनिट तो क्या है आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल में आपको इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेशंस है ना टेक्नोलॉजी को एजुकेशंस में है ना कैसे यूज करना है, तो उसकी पूरी इंपॉर्टेंस ही बता रखी है। तो अपन को सेकंड यूनिट एग्जैक्टली आपका पूरा कंप्यूटर का टॉपिक हो गया। तो अभी अपन है ना फिलहाल जो स्टार्ट करेंगे है ना, अपन सिलेबस का ओवरव्यू के बाद में जितनी भी मेरी क्लासें होंगी वो फिलहाल मैं सेकंड यूनिट को लेके बनाऊंगा शुरू में। फिर अपनी जो लास्ट यूनिट होगी उसमें अपन फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, देन फिर आगे की यूनिट देखेंगे अपन। तो अपन को यहाँ पे जो कंप्यूटर का बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो ये इससे पूरी आपको कंप्यूटर की समझ हो जानी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस अबाउट फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पूरे है ना पूरी कार्य पद्धतियाँ समझ में आ जानी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आप सबको अवेयरनेस हो जाना चाहिए। तो जनरेशन है तो जनरेशन में कंप्यूटर की पूरी जनरेशन यहाँ पे है ना पीढ़ियाँ देखेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कंप्यूटर की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्किंग कंप्यूटर यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पूरा कंप्यूटर का पूरा वर्किंग प्रोसेस। फिर हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर में ना क्या क्या कंपोनेंट्स अपन यूज करेंगे, इनपुट में क्या आएगा, तो कीबोर्ड पढ़ना है, माउस पढ़ना है, स्कैनर पढ़ना है, माइक्रोफोन पढ़ना है, डिजिटल कैमरा पढ़ना है। तो इन डिवाइसेज के बारे में आपको है ना इनका पूरा नॉलेज और इनकी है ना वर्किंग प्रोसेस और इनकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो याद हो जानी चाहिए। आउटपुट में क्या आएगा, जैसे मॉनिटर है, फिर मॉनिटर में है ना इंटरनल कुछ थ्योरी होगी कि मॉनिटर के प्रकार है, मॉनिटर के क्या मैकेनिज्म है ना कि कौन कौन से मॉनिटर मार्केट में अवेलेबल है, पूरी समझ हो जानी चाहिए कि प्रिंटर्स का क्या रोल होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्पीकर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ऐसे स्टोरेज डिवाइस है जिसमें अपन डेटा को स्टोर करके चलेंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडिया आ जाए। तो ये अपना है ना हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अपन है ना MS डोस पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर विंडोज पढ़ेंगे है ना, विंडोज के साथ साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन लाइनक्स का भी एक दो पैराग्राफ अपन देखेंगे, लिनक्स है ना। तो ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट्स यूजेज इन एजुकेशन। अभी यहाँ पे अपना जो एजुकेशन सिस्टम में काम आएगा MS एक्सेल है, कोई भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, कोई भी अपना टीचिंग का लेसन्स को भी प्रेजेंट करोगे तो फिर पावर पॉइंट पढ़ना पड़ेगा अपन को। फिर अपन को भी स्टूडेंट की रिपोर्ट्स भी बनाना चाहें, डेटाबेस का कलेक्शन करना चाहें तो MS एक्सेस भी पढ़ना पड़ सकता है। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, वर्ड प्रोसेसर में पूरा MS वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पूरा यहाँ देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो मेजर यूनिट हो जाएगी कंप्यूटर की।
तो ये पूरा आपको पढ़ना है। स्प्रेडशीट में एक्सेल आ जाएगी। फिर वायरस एंड देयर मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करे, कंप्यूटर को वायरस से है ना कैसे मैनेज करो, तो ये वाली थ्योरी आ जाएगी। तो आपका ये सिलेबस में बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, कंपलसरी नॉलेज है। एक टीचर्स को ये नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो अब तुम अपने आप में अधूरे रहोगे। तो कंप्यूटर का तो हर एरिया में यूज होना ही है, मतलब अपन कोई भी एप्लीकेशंस फार्म फॉरम भी भरेंगे, कॉम्पिटिटिव परीक्षा भी देंगे, तो बिगर कंप्यूटर आए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा ही ऑनलाइन काम भी होता है तो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है पूरा वो, तो कंप्यूटर को सीखना आपके लिए ज़रूरी है। फिर अपनी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट कुछ टीचिंग से या लर्निंग से रिलेटेड है ना, अपने पास कई सारे यहाँ पे सपोर्टेड सिस्टम होगा, आईसीटी सपोर्टेड कुछ स्ट्रेटेजी या सिस्टम्स होगा लर्निंग के लिए। तो ये कुछ हो सकता है कि कई सॉफ्टवेयर अपने को है ना, कई सारी एप्स भी हो सकती है, कई सारे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, तो टीचिंग के लिए है ना ये यूजफुल हो सकते हैं, या लर्निंग के लिए है ना पूरे ये यूजफुल हो सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी को भी अपन यूज करेंगे तो लाइब्रेरी को भी पूरा मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। कोई भी अपन को इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी कोई अगर इन्फो वो चाहिए तो एप्स भी हो सकती है। तो अपने पास ऐसे कई सारे सिस्टम्स हो सकते हैं अपने पास। तो स्ट्रेटेजीज हो सकती है जिसमें केएल है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड है ना लर्निंग, पीबीई ये हो गया, पीबीएल है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, ई लर्निंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरे ई कंटेंट्स होगा। ई कंटेंट्स हो सकता है किसी एप्स के थ्रू अपन एक्सेस करें, किसी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करें, तो ये पूरा ई लर्निंग में पूरी वेबसाइट के थ्रू आप पूरा है ना एक तरह से अपने टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो या पढ़ सकते हो, मतलब कंसेप्ट एंड नेचर। फिर वेब बेस्ड लर्निंग हो सकती है, ऐसे वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है कि अपन मान लो कि अभी कोविड-19 का अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा, अपन प्रॉपर कॉलेज नहीं आ पाते तो फिर अपन क्लास कैसे है ना क्रिएट करें, क्लास कैसे ले, तो अपन एक वर्चुअल क्लासरूम बना के अपन अपन ऑनलाइन से जुड़ के और अपन एक क्लास हो सकती है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंसी हो गया, फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेट करते हैं तो अपन के पास क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है, तो ईमेल का सिस्टम है, चैट है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है। कई बार मीटिंग वीटिंग अपन करना चाहेंगे तो फिर अपन को मीटिंग कैसे करें, तो फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट रख सकते हैं अपन। ऐसे ई लाइब्रेरीज है, वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, विकीपीडिया है। विकीपीडिया में पूरा आपका है ना कोई भी सूचनाएं प्राप्त करो तो आप इससे कर सकते हो, पूरा इसमें पूरा कलेक्शन है कई सारे है ना सब्जेक्ट का, तो पूरा विकीपीडिया के थ्रू आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। ब्लॉग से आप अच्छे अच्छे लेख लिख सकते हो है ना, वेबसाइट्स हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, तो ये कई सारी फैसिलिटीज हो सकती है। तो सर्च करें अपन कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो सर्च इंजन्स अपने पास जैसे हो गया ना गूगल है, ऐसे याहू का हो गया, ऐसे बहुत सारी एमएसएन हो गया, तो ऐसे सर्च इंजन हो सकते हैं। कंसेप्ट एंड यूजेज तो अपन को ये यूज करना आ जाना चाहिए। तो अपन को आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग एंड लर्निंग ऐसे स्ट्रेटेजीज, इंटरनेट या इंट्रानेट है, तो ये अपने पास कई सारे टॉपिक है, तो इनका पूरा अपन को वर्किंग प्रोसेस थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अपने 3 यूनिट में पूरा सिलेबस बना हुआ है। फिर टास्क एंड असाइनमेंट, तो अपन जो टास्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, सब फाइल सबमिट करोगे, तो अपनी जो अगली क्लास होगी, मैं एक फाइल सबमिशन के लिए पूरे आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। तो क्वेश्चंस को लेके आप अपने एक फाइल बनाओ। फाइल कम से कम है ना 40 से 50 पेज की तो बनेगी, जिसमें आप कुछ डायग्राम्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड को भी बना के प्रेजेंटेशन के थ्रू भी है ना उसमें कुछ वर्क कर सकते हो। तो अपने पास यहाँ क्वेश्चंस में दे दूंगा, क्वेश्चंस को आप है ना फाइल में पूरा लिख सकते हो सेशनल वर्क में। तो एक तो आपका सेशनल वर्क होगा, ये हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो जाएगा। 20 मार्क्स की फाइल बनेगी, या ना ये 20 मार्क्स इस सेशनल वर्क के बेस पे मिलेगा आपको। और 30 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होगा, जो डेट यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो 30 नंबर में भी अपन इसमें भी फिर 10 नंबर का वाइवा कर देते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कर देते हैं। तो इसमें भी है ना फिर डिवाइडेशन कर देते हैं, टोटल आपको 50 का ये पूरा एक प्रैक्टिकल का सेशनल का पूरा काम रहेगा, है ना। प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं, तो टॉपिक में आपको पूरा ये दे रखा है यहाँ। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद आईसीटी, है ना। प्रैक्टिसिंग वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग में अपन एमएस वर्ड आ जाता है यहाँ पे। इंडियन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर,
फिर प्रैक्टिस इन हो गया इंस्टॉलिंग वेरियस सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालना, है ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को हटाना। वन टर्म पेपर ऑन एनी टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू आईसीटी, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ वेरियस आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, है ना, एक रिपोर्ट ऑन वेब बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स। तो ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड टाइटल है, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल के भी कुछ क्वेश्चंस, है ना, मैं बना दूंगा और उसके कैसे अपन आंसर देते हैं। तो एक क्लास मेरी आगे ये भी बना दूंगा, आज अपनी पहली क्लास से ये। फिर सेशनल सबमिशन में अपन क्या इंक्लूड करें, तो सेशनल्स में ये आपके 3 मेजर पॉइंट है। तो एक तो ये जैसे प्रिपरेशन ऑफ स्टडीज फॉर टीचिंग ऑफ एनी टॉपिक एट द स्कूल लेवल, कि आप कोई भी, है ना, कोई भी स्कूल लेवल पे एक टॉपिक लेके उसके अपन कैसे प्रिपरेशन करें, उसका पूरा प्लानिंग है। तो वो एक तो ये इंक्लूड करो आप सेशनल में। एक आपका एनालिसिस ऑफ मल्टीमीडिया पैकेजेज, है ना, एक क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड लेना होगा आपको। और एनी 7 टॉपिक, है ना, तो यहाँ पे कोई भी 7 टॉपिक इनमें से लेके फाइल में वर्क कर सकते हो। तो अपन कीबोर्ड के ऊपर है, माउस के ऊपर है, प्रिंटर है विद डायग्राम, मॉनिटर्स है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है। अब इनके क्वेश्चंस है ना सेशनल के, मैं आपको अगली क्लास में सेशनल का पूरा वर्क बता दूंगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवे, और इस चैनल को आप, है ना, बेल आइकन पे क्लिक कर दे। जैसे मैं वीडियो रिलीज करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपना सेशनल वर्क का भी अपनी क्लास, है ना, अगली क्लास हो जाएगी। फिर अपन ये कुछ पेपर्स का हुआ है रेफरेंस, तो अपना ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सिलेबस का आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब अपन देखें कि अपना एक यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चंस पेपर है, क्योंकि अपन को, है ना, 50% का मार्क्स थ्योरेटिकल जो अपना इस सिलेबस है इन्हीं में से आना है। अब क्या आएगा, किस तरह का पेपर आता है, माइंड में अपने पास कई बार इस तरह के कंसेप्ट रहते हैं कि पेपर का थोड़ा सैंपल तो बता दो, कि पेपर का, है ना, सैंपल क्या है। तो अब पेपर को भी अपन देख लेते हैं। तो पेपर में, है ना, 50 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा। पेपर आपका, प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का होगा। ओएमआर सीट को फिलअप करोगे। तो ये क्वेश्चंस पेपर है लास्ट ईयर का। ये क्वेश्चंस पेपर है आपके पास बीएड पार्ट सेकंड एग्जाम 2020 का। तो ये लास्ट ईयर लगभग ये जुलाई अगस्त 2020 में परीक्षा हुई थी, उसका पेपर है। पेपर कोड आपका EPC 3 हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पेपर है ना, ये पेपर है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उस यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। हो सकता है कि फिर आप अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो तो पेपर का ये क्वेश्चंस बदल सकते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा। ऑल ओवर बीएड का जो ये सिलेबस है लगभग लगभग पूरी यूनिवर्सिटियों में एप्लीकेबल है। तो आप अगर हो सकता है कि परीक्षा अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न, थोड़ा सा परीक्षा का डेट अलग हो सकती है, तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, बाकी पैटर्न ये रहेगा। तो पेपर में, है ना, नाम हो गया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ये पेपर का नाम हो गया। रोल नंबर का कॉलम एक तो शब्दों में लिखना होता है, रोल नंबर का एक अंकों में लिखना होता है। तो अंकों में या हिंदी इंग्लिश, है ना, तो आप एक फिर इसको वर्ड में लिख दो, तो दोनों में से एक कॉलम कोई सा भी भर दो आप, कोई सा भी, है ना, एंट्री कर सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो। तो रोल नंबर को फिगर में लिखोगे, फिगर मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, और रोल नंबर को फिर शब्दों में लिखोगे, यानी कि वर्ड में। फिर OMR सीट होगी, उसका ये नंबर भरोगे कि OMR सीट का क्या नंबर है। फिर OMR सीट का जैसे नंबर है हिंदी में इंग्लिश में दे रखा है ना, तो दो दो ये डबल एंट्री यहाँ पे। तो ये पेपर रहेगा, पेपर है ना 4 सीरीज में होगा। ABCD 4 कोड हो सकते हैं पेपर के, ABCD। क्वेश्चंस का ऑर्डर ए में अलग होगा, बी में अलग होगा, सी में अलग होगा, डी में अलग होगा। क्वेश्चन सेम होंगे हर पेपर में, ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी, सीरीज अलग अलग हो जाएगी। तो आप, है ना, सीरीज की एंट्री OMR सीट में करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रॉपर सीरीज की मार्किंग नहीं की और आपने मान लो डी की जगह ए बुकलेट सीरीज ए भर दिया OMR में, तो आप ये सोच लेना कि आपका पूरी मार्किंग ए आंसर के अकॉर्डिंग हो जाएगी, सीरीज ए का जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग चेकिंग हो जाएगी। तो हो सकता है फिर आपका मार्किंग पूरी गलत हो जाए। अब ये पेपर को करने से पहले ये अपन के पास, है ना, इंस्ट्रक्शंस है, कि ये अपने पास इंस्ट्रक्शंस के ना ये 2 पेज होते हैं। तो ये करीब ये इंस्ट्रक्शंस दे रखा है अपन को 1 2 3 4, 4 इंस्ट्रक्शंस ये दे रखा है। फिर अपन को ये 5 6 7 8 ऐसे ना ये पूरे पॉइंट दे रखे हैं अपन को।
तो ये 14 पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस के। अब पेपर को क्या सील पे एक आता है, 16 पेज का पूरा पेपर है, घंटी बजेगी उसके बाद अपन को पेपर खोलना होता है। तो अपन पेपर के क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे 50 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, हिंदी में भी आएगा। तो अगर आपका हिंदी का कोई भी मान लो कि समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश वर्जन को सही मान के चलो। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो हिंदी में, और हो सकता है फिर अगर हिंदी में आपको गलत लग रहा है क्वेश्चन तो इंग्लिश वर्जन को लेके उसका आंसर देना है। हो सकता है कई क्वेश्चंस का आंसर मान लो इसमें है ही नहीं, फिर भी आपको ना ए बी सी डी ऑप्शंस में से आंसर तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चंस मिस्टेक आ जाती है और आप उसको अटेम्प्ट कर देते हो और आप उसकी कंप्लेंट कर देते हो तो ग्रीवेंस में चला जाता है वो क्वेश्चन, फिर उस केस में आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपके ऐसे ना 50 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में हर तरह के टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर के भी टॉपिक होंगे, इंटरनेट के भी होंगे, इंफॉर्मेशंस के भी होंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी होंगे, इंटरनेट से रिलेटेड होंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अपन को हर एरिया में 4-5 एरियाज है। इंटरनेट को यूज करना आना चाहिए, ईमेल से रिलेटेड पूरे आपको ऑप्शंस आने चाहिए, इंफॉर्मेशंस को अपलोड करना, डाउनलोड करना, ऑनलाइन से रिलेटेड पूरे ऑपरेशंस, हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट का वर्किंग प्रोसेस, फिर हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करोगे तो सॉफ्टवेयर, फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ साथ कंप्यूटर के प्रकार है, कंप्यूटर के जनरेशन है, फिर प्रिंटर्स के प्रकार है, मॉनिटर के प्रकार है, ऐसे बहुत सारी थ्योरी आ जाएगी। तो सभी को मिक्सअप करते हुए अपना ये पेपर बनेगा। ये पेपर में ऐसे ना करीब ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को, तो मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है ना, हर क्वेश्चंस का आंसर है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चंस पेपर लगभग लगभग है ना ये 50 क्वेश्चंस है, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप कम से कम है ना इस पेपर में से 10% क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो आप इसके भी क्वेश्चंस आंसर याद कर सकते हो। तो मैंने हर क्वेश्चंस पेपर के ना आंसर दे रखे हैं। तो जैसे ये डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होगा ना, यहाँ पे बी आंसर है इसका, ये बी आंसर है। फिर ऐसे है ना क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन इनवैलिड इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में अपन कोई भी टाइप करते हैं तो लाइन नंबर है ना, लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सा यहाँ पे इनवैलिड है, तो यहाँ पे ट्रिपल है कि ट्रिपल ऑप्शंस लाइन नंबर में आता ही नहीं है। लाइन के स्पेस में या तो सिंगल आता है, डबल आता है, मल्टीपल आता है। तो डबल के बाद में मल्टीपल होता है तो यहाँ इसका आंसर ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसे आपका ना हर क्वेश्चन के आंसर है। तो अभी मैं एक एक क्वेश्चन को लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो अगली आने वाले क्लास में मैं एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन विद है ना एक्सप्लेनेशन कि इसका आंसर का क्या रीजन है, क्यों गलत है। तो ऐसे अगर आप 4-5 पेपर कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप 300-400 क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो क्लाउड स्टोरेज का जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो क्लाउड स्टोरेज में है ना सभी होते हैं। गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है जो अपना कंप्यूटर का स्टोरेज यूज नहीं करता है, अदर एरिया यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज में आती है, ड्रॉप बॉक्स भी क्लाउड स्टोरेज में आता है। तो इसका आंसर डी होगा। जैसे बी टू बी का है ना अभिप्राय बिजनेस टू बिजनेस, इसका आंसर है। फिर ऐसे देखोगे रफ एक्ट सच एज लेटर्स वर्ड्स एंड सिंबल्स आर कोल्ड, इसको अपन है ना डेटा बोलेंगे यहाँ पे, रफ एक्ट्स को डेटा बोलेंगे, तो इसका आंसर है ना ए कहलाएगा, ए होगा यहाँ पे ए। ऐसे ना और भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे विच विच इज द स्टोरेज डिवाइस है ना फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यूपीएस स्टोरेज में नहीं आता, प्रिंटर नहीं आता, मैग्नेटिक टेप आपकी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आंसर सी होगा। फिर ऐसे 10वां क्वेश्चन में देखोगे तो इसका आंसर है ना ज्ञान दर्शन है, कि ऐसी कौन सी चैनल है इस पे आपके एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स है जो ज्ञान दर्शन के नाम से है। तो आपको बेसिक नॉलेज भी है ना इन्फॉर्मेशन का पूरा इनका नॉलेज होना जरूरी है। प्रोग्राम में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, तो ये भी ठीक है। कंप्यूटर कैन बी यूज टू सोल्व टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम इन वेरी लिटिल टाइम, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या है ऑप्शंस अपन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे डी में माई कंप्यूटर इसका आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे माई कंप्यूटर की जगह है ना यहाँ कंट्रोल पैनल होना चाहिए था, ये क्वेश्चंस में मिस्टेक है। तो अगर यह कंट्रोल पैनल होता तो इसका आंसर है ना डी होता। तो अभी तो यहाँ पे अपन को इन ऑप्शंस को लेके आंसर देना है। तो इन ऑप्शंस में है ना कैलेंडर, टास्क व्यू, स्टार्ट बटन, माई कंप्यूटर। अब ये जो क्वेश्चंस अपन को दे रखा है ना ये, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चंस में अगर डेट और टाइम ये आपका इनकरेक्ट आ रहा है कंप्यूटर का,
तो उसको अपन कैसे रीसेट कर सकते हैं अपन, कि डेट और टाइम को सही कैसे कर सकते हैं। तो कैलेंडर से डेट टाइम सही नहीं होता, टास्क व्यू से भी सही नहीं होता। अब अपन का एक ऑप्शंस क्या बचता है कि माई कंप्यूटर में भी डेट टाइम का कहीं ऑप्शंस नहीं होता। तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो टास्क बार खुलती है, टास्क बार पे राइट हैंड पे चलेंगे तो टाइम और डेट की सेटिंग्स होती है, वहां से अपन को इसका आंसर स्टार्ट बटन होगा तो इसका आंसर सी पे टिक करोगे। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो सस्पेंस कर देते हैं, है ना। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इजी वे में है ना डायरेक्ट अपन को याद कर लेते हैं तो आ जाता है अपन को। तो ये 13वां क्वेश्चन है जैसे, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन सभी स्लाइड का लुक समान, तो टेम्पलेट भी होता है इसमें, ठीक है। ये तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स की तरह चलता है, कि अनदर अनदर नेम ऑफ फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो शेयरवेयर कहेंगे यहाँ पे, इसका आंसर डी रहेगा। 15वां क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ना बी रोम रहेगा। तो ऐसे है ना हर क्वेश्चन को आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर 17वां क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पे सी पे टिक करोगे। फ्री स्पेस कैन बी इंक्रीज इफ वी सेंड फाइल टू रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन में अगर कोई फाइल अपन डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चली तो जाएगी, तो वो स्पेस फ्री नहीं मान के चलना तुम। रिसाइकिल बिन को जब अपन खाली करते हैं ना तब जाके एम्प्टी कर देंगे, तब जाके डिस्क स्पेस फ्री होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। एफटीपी का मतलब हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। फिर यहाँ पे OMR होगा जो अपन ने ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट कैन स्कैन रीड्स पेंसिल मार्क। तो अपन जो पेंसिल मार्क या OMR सीट भरते हैं तो उस सीट को कौन पढ़ता है, OMR पढ़ता है। ऐसे 20 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कौन सा मार्जिन नहीं होता, तो इसमें आंसर सी रहेगा, सेंटर मार्जिन नहीं होता, है ना। किसमें, पेज मार्जिन में सेंटर नहीं होता। पेज मार्जिन में टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट राइट ये होता है। फिर अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द बिलो इज नॉट कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का कंसेप्ट कौन सा नहीं है, तो कंप्यूटर प्रक्रिया, कंप्यूटर प्रोसेसिंग है ना आईसीटी में नहीं आती, ध्यान देने का पॉइंट है। प्रोसेसिंग एरर फ्री, तो ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग आईसीटी में नहीं आती, ध्यान देने का पॉइंट है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म फॉलोइंग सेक्शन। तो अर्थमेटिक जो लॉजिकल यूनिट है वो कौन सा सेक्शन का, डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल, दोनों ही करेगा, अर्थमेटिक और लॉजिकल, कि आपकी गणना भी करेगा और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करेगा। तो इसका आंसर आपका है ना डी रहेगा। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU और कंट्रोल यूनिट से, तो इसका आंसर है ना सी रहेगा, कि कंप्यूटर का जो CPU होता है वो ALU और कंट्रोल यूनिट से बनता है, इसका आंसर सी रहेगा, है ना। ऐसे हार्ड हार्ड कॉपी ऑफ है, इसको अपन हार्ड कॉपी को जो प्रिंट करते हैं कागज पर प्रिंट करने को हार्ड कॉपी बोलते हैं, आंसर ए रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क कहलाएगी, इसका आंसर आपका बी रहेगा। लेन स्टैंड वो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका आंसर ए रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क सी रहेगा इसका आंसर, है ना। CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, कि CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड पे होती है, इसका आंसर बी रहेगा इसका आंसर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है लिनक्स, इसका आंसर ए रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में MS DOS है, लिनक्स है, विंडोज है, ये होता है। फिर अपन हाउ मेनी, इसमें एक TB में कितने है ना बाइट्स होते हैं, तो ये 4 टाइम्स कैलकुलेट कर दोगे। तो इसको जब अपन थ्योरेटिकल पढ़ेंगे थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर ऐसे है ना 31 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर होता है ना कि जैसे गूगल क्रोम हो गया, है ना, याहू हो गया, ऐसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, UC ब्राउजर हो गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब नया नाम दे दिया विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, इसका आंसर सी रहेगा। HTTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ए रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा, है ना। प्राइमरी मेमोरी इज नॉन एज, मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसमें ए रहेगा। फिर आप देखो द प्रोसेसर, यहाँ पे एंटरिंग आना चाहिए, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट रहेगा वहाँ पे, कि इनपुट के थ्रू डेटा को या इन्फॉर्मेशन को अपन है ना मेमोरी में वो करते हैं, एंटर करते हैं अपन। फिर 35 नंबर के क्वेश्चन में देखोगे इन विच ऑफ MS वर्ड हेडर एंड फुटर। तो अपन को है ना ये होगा प्रिंट लेआउट व्यू में, हेडर फुटर को देखना हो तो प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे होता है कि द स्पेस लेफ्ट मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, इंडेंट बोलते हैं उसको, इंडेंटेशन। पैराग्राफ को जब शुरू करते हैं तो कुछ स्पेस अपन छोड़ते हैं तो इंडेंटेशन होता है। फिर यहाँ पे हो गया कि कोई भी अपन नंबर है कुछ ऊपर लिखे, जैसे X²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखे तो इनको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट। फिर है ना 38 में देखो, इन एम एस वर्ड वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर, हेडर फुटर दोनों में कर सकते हैं अपन, है ना, इसका दो सी आंसर होगा। 39 में देखिए अपन, इन एम एस एक्सेल इंसर्शन ऑफ कॉलम एंड रो, ये उसको अपन सेल बोलते हैं कि आपका जो ये होता है ना रो और कॉलम का इंटरसेक्ट पार्ट है, ये सेल कहलाता है, ठीक है ना। वाट वाट टाइप्स ऑफ द चार्ट इन एम एस एक्सेल, तो इसमें कॉलम चार्ट होगा। तो अपन न्यूमेरिक जो कंपैरिजन करते हैं ना, वैल्यू ओवर कैटेगरी, ये हो गया कंपैरिजन वैल्यू ओवर कैटेगरीज, तो कॉलम चार्ट ही सही रहेगा यहाँ पे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर्मेट ईमेल एड्रेस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट, ईमेल का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले तो नाम आता है ना, कि आपका मेल का ईमेल का नाम, फिर @ आएगा, वेबसाइट का नाम आएगा, कॉम आएगा, जैसे होता है ना कि NKG, जैसे मैंने लिखा NKG एकेडमी, है ना, ये तो वेबसाइट का नाम है। अब ईमेल का जो वैलिड ईमेल होता है, जैसे अपन लिखते हैं ना NKG2012 @gmail, है ना .com, इस तरह से, तो अपने पास है ना ये सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। फिर एक कंप्यूटर इंटरनेट आइडेंटिफाई, इंटरनेट कैसे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है, IP एड्रेस के थ्रू, सी रहेगा इसका आंसर। फिर ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन फाइल फ्रॉम फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट और टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, FTP बोलेंगे उसको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, सर्च इंजन विंडो नहीं होता, ये है ना गूगल, याहू, बिंग, ये सब सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है। फिर है ना 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस, तो ट्रोजन हॉर्स है ना वायरस का टाइप नहीं है ये ये एक इनमें से कोई कैटेगरी हो सकती है, बाकी टाइप नहीं है। टाइप में बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक या मल्टी पोर्टाइट, ये है ना ये वायरस के टाइप है। फिर एंटीवायरस इज पूरे यहाँ पे ये ना, ये NAV भी एंटीवायरस होता है, मैकेफी एंटीवायरस होता है, केस्परेस का एंटीवायरस होता है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर डी है इसका। 46 नंबर में देखें अपन, 47 नंबर में, प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज, तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम बोलेंगे अपन। फिर ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए बोलेंगे, ठीक है ना। फिर डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो कहाँ पे है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। 50 नंबर में देखोगे कि कौन सी है ना नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं होती, है ना, तो यहाँ पे कौन सी नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पे है ना ये नहीं होता, क्यूब नहीं होता यहाँ पे, रिंग ये यस है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है, मेश होती है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। इस 50 क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये OMR शीट में भरने होंगे, और ये पूरी इसकी आंसर की दे रखी है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे आने वाली क्लास में इस तरह की बनाता रहूँगा, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझेंगे, और अपन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे है ना नेक्स्ट पेपर में लेके आऊँगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देवे, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देवे, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा, थैंक यू।